गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने देखो सॉल्यूशंस का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था जो कि आप अपने उसमें पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। कंसंट्रेशन टर्म्स ने दो तरह के देखी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसमें भी वॉल्यूम आता है, जितने भी वॉल्यूम की जो टर्म्स है वॉल्यूम रिलेटेड है, वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जो वॉल्यूम नहीं है, मास की है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिसमें हमने ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ा, जिसके अंदर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैरिटी और मोलैरिटी के साथ ही हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ। ठीक है, मोलैरिटी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, और स्ट्रेंथ ऐसा जब के 12th सिलेबस में नहीं, बट प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर जितने भी हम निकालेंगे, टाइट्रेशंस करेंगे, उसमें उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन भी देखा किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा हमने नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी आपका NCERT में नहीं दे रखा है, बट हमें बार बार टाइट्रेशन के लिए N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें हल्का सा अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, और नॉर्मेलिटी हमें आगे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है फिर नॉर्मेलिटी के अंदर आता है एक एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन देखी थी एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस के अंदर। ठीक है, इसके बाद है रिलेशनशिप देखा था नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का। इसके बाद है फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये भी उसके फॉर्मेलिटी एज सच न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं है, बट आपके इसके अंदर एक टॉपिक है वेंट ऑफ इक्वेशन, और वेंट ऑफ इक्वेशन कम्प्लीटली फॉर्मेलिटी जब तक नहीं समझोगे तो वेंट ऑफ इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। तो हमने वेंट ऑफ इक्वेशन को समझने के लिए ही फॉर्मेलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट देखा। ठीक है, फॉर्मेलिटी में देखा हमने फॉर्मेलिटी के अंदर ऑब्जर्व्ड मास एंड थ्योरेटिकल मास का जो रेशियो है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, हम आगे लास्ट में टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, 10/6 मिलियन से हम वो कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो तो सारी थी टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब सारी टर्म्स कौन सी थी, वॉल्यूम बेस्ड थी। ठीक है, अब हम देखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फर्स्ट है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, वेट यहाँ पे हम वॉल्यूम का यूज़ नहीं ले रहे, सिर्फ वेट का ले रहे हैं, तो वही हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये दोनों ही किस में होंगी, ग्राम्स में। भाई वेट है, मास है, तो किस में हो जाएंगी, ग्राम्स में। वॉल्यूम का यूज़ नहीं है, वॉल्यूम का यूज़ नहीं होने की वजह से कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। देखो इसके अंदर एक चीज़ नोट है, इम्पॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर जो वेट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन का जो वेट है जो कि डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको हम हमेशा कितना लेंगे, 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम लेंगे, इसको हम हमेशा 100 ग्राम लेंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरे वेपर प्रेशर के अंदर बहुत जगह मोल फ्रैक्शन आएगा, तो मोल फ्रैक्शन हमें समझना है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम एक डायग्रामेटिक समझते हैं। सपोज ये कोई क्या है, एक जार है। ठीक है, इसके अंदर सपोज कोई ए है एंड बी है। ठीक है, हमने डिनोट किया, ए तो हमने किसके लिए, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर ए और बी, ए तो है सॉल्यूट एंड बी क्या है हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है, और हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो ए तो है सॉल्यूट एंड बी है सॉल्वेंट। सपोज ए के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है Na, बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, Nb। हमें ध्यान रखना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए। तो सपोज अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए मोल फ्रैक्शन हमें पता, और देखो इसमें ये तो है ए सॉल्यूट के लिए, बी सॉल्वेंट के लिए,
नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए Na, नंबर ऑफ मोल्स बी के लिए Nb। अगर हम टोटल N निकालें Nt तो क्या जाएगा हमारे पास Na प्लस Nb, ठीक है, Na प्लस Nb, ठीक है। मतलब ए के मोल्स बी के मोल्स को अगर हम ऐड करते तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। ए किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स ए किसके लिए निकाल रहे हैं? ए के लिए निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? एन टी, ठीक है। अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो एन ए बाय एन टी गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। सपोज इसको हमने दे दी इक्वेशन 1। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे। एक्स बी इक्वल्स टू किसके लिए निकालना है? बी के लिए, तो एन बी, ठीक है। सपोज अगर हम बी के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू एन बी, बी के लिए निकाल रहे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टू, ये हो गया हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इसको सपोज हम इक्वेशन दे देते हैं। देखो अगर हमें टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी। कैसे निकालेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी? तो इनकी वैल्यूज़ रख देंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा? एन ए प्लस एन बी, 1 यू करेंगे, एलसीएम लेना आता है ना सबको। नेक्स्ट 1 आ जाएगा एन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा हमारा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 1। ये हमें ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। कोई भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन 1 होता है, ठीक है। सपोज़ अगर हमें एक का दे रखा है, दूसरे का निकालना है। सपोज़ अगर हमें एक्स बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 में से एक्स ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स बी के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट टर्म है हमारी मोलैलिटी, इम्पॉर्टेंट है। मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी मोलैलिटी, ठीक है। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जहाँ पे काम आएगी, ठीक है। मोलैलिटी एक तो था मोलैरिटी, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये मोलैलिटी है मास डिपेंडेंट टर्म है, और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते थे, इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट ये बात आएगी। हमने अभी तक यही एक ऐसी टर्म है मोलैलिटी, एल आ जाएगा, सॉरी मोलैलिटी, ठीक है। अभी तक जितनी भी टर्म्स थी उसमें सब में हम क्या ले रहे थे? सॉल्यूशन ले रहे थे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन मोलैलिटी में क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेशल हो गए, ध्यान रखना है। तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट हम पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, वो हमारी मोलैलिटी है, ठीक है। स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमने निकाले थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू वेट ऑफ केजी। और सपोज ये ग्राम्स में दे रखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू ये जाएगा, अगर वेट ग्राम में दे रखा है तो इनटू 1000 से, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, सारी टर्म्स को रिवाइज करना है, इनके बिहाफ पे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं तो वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम हमने पहले ही पढ़ा है, वेट बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम।
तो ग्राम में अंदर हो जाएगा दोनों ही, वेट बाय वेट है तो, और इंटू 10/6 है, 10⁻6, 10/10⁻6 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।